हेलो एवरीवन। आज 1 दिसंबर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 दिसंबर से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली जो मेरी करंट अफेयर की पीडीएफ है उसको 2 पेज की अप्रोक्सीमेटली होती है वो हर दिन मैं डाल दिया करूँगा। तो आप वहाँ से भी उसे फॉलो कर सकते हैं। प्लस मंथली करंट अफेयर जो मंथ के एंड में पड़ती है वो भी पड़ जाएगी, वो भी कल पड़ जाएगी। नवंबर मंथ की करंट अफेयर कल मैं शाम तक डाल दूंगा। तो अगर आपको डेली करंट अफेयर चाहिए और नवंबर मंथली करंट अफेयर चाहिए तो भी आप टेलीग्राम चैनल पे उसे ले सकते हैं। तो जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है इंटरनेशनल आइडिया। अब ये इंटरनेशनल आइडिया किस चीज़ से रिलेटेड है? तो सबसे पहली चीज़ तो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना। वर्ल्ड में जहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे डेमोक्रेसी प्रमोट करना, प्लस जहाँ पे डेमोक्रेसी के स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छी नहीं है, जैसे कंट्रीज लाइक पाकिस्तान कंट्री है, फिर बांग्लादेश कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी तो है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं डेमोक्रेसी है, पर डेमोक्रेसी के स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छे नहीं है। जैसे पाकिस्तान का आपको पता होगा कि वहाँ पे मिलिट्री प्लस डेमोक्रेसी दोनों चलती है। और बांग्लादेश में आपको पता होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वहाँ के, उनके असैसिनेशन का बहुत ही लंबा हिस्ट्री है। कई बार बांग्लादेश में ये हो चुका है। तो जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे स्ट्रेंथन करती है, जहाँ पे कमजोर है या जहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं है, प्लस जहाँ पे नहीं है वहाँ पे प्रमोट करने की भी कोशिश करती है। तो ये एक 35 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक। अब इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। फिर तो एक चीज़ क्या है कि जो वर्ल्ड में सबसे अच्छी डेमोक्रेसीज मानी जाती हैं, यूएसए और जापान, वो इसके मेंबर नहीं है, वो सिर्फ इसके ऑब्जर्वर हैं। ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्टॉकहोम और स्वीडन में है। स्टॉकहोम स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की क्या है कि जो हमारे इस टाइम के प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उनको इसका चेयरमैन बनाया गया है, जो कि वो अपनी चेयरमैनशिप दिसंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। तो ज्ञानेश कुमार जी इसके चेयरमैन बन गए हैं, जो कि हमारे इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं। फिर कुछ बेसिक चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उसमें ये दोनों चीज़ें थी। फिर कब फाउंड हुआ ये सारी चीज़ें डेट यूपीएससी नहीं पूछता है। कभी कभी पूछ सकता है कि क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था या इंडिया इसका ऑब्जर्वर है, और उसके साथ में ये भी पूछ सकता है कि इंडिया, यूएसए, जापान जैसी बड़ी डेमोक्रेसी जिसकी पार्ट है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यूएसए और जापान सिर्फ इसके ऑब्जर्वर नेशंस हैं। तो इसमें ये तीन चीज़ें देखने वाली थी। फिर जो अगली चीज हमारी है वो कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड है। अब कॉमनवेल्थ गेम आप सभी को पता होगा, जो भी ब्रिटिश की कॉलोनीज थी वो खेलती हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। वो सारी कंट्रीज कॉमनवेल्थ कंट्रीज में आती हैं। पर कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो ब्रिटिश की कॉलोनी नहीं थी पर फिर भी वो गेम खेलती हैं। मतलब ये स्टार्ट ऐसे हुआ था पर अभी ये थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अब ये स्टार्ट कब हुआ था, सबसे पहले कब हुआ था? सबसे पहले ये 1930 में हुआ था, और ये इंग्लैंड में नहीं हुआ था, ये हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। क्यों? क्योंकि ये भी ब्रिटेन की कॉलोनी ही थी। तो उस 1930 में सबसे पहले हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। ठीक। अब एक चीज और है कि 1978 के पहले इस गेम को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहते थे, पर 1978 के बाद इसकी टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी गई और उसको कॉमनवेल्थ गेम्स बोला गया। फिर अब चीज क्या है कि कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ऐसी, इसको जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स नाम की, ये इसको ओवरसी करती है और ऑर्गेनाइज करती है कहाँ पे होना है, फिर किस तरीके से होगा, कौन कौन से गेम्स होंगे, कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे, किस दिन कौन सा गेम होगा, शेड्यूल क्या होगा, ये सारी चीजें कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स देखती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है। ठीक। अब इंडिया ने सबसे पहले पार्टिसिपेट कब किया? इंडिया ने सबसे पहले 1934 में पार्टिसिपेट किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि जिस साल ये बना था उसके 4 साल बाद हमने इसमें सबसे पहली बार पार्टिसिपेट किया, और उस टाइम पे जबकि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी ही था। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे ओलंपिक होता है और फिर एक कॉमनवेल्थ गेम है। ठीक है। तो कुछ गेम्स ऐसे हैं कॉमनवेल्थ में जो कि ओलंपिक के पार्ट नहीं है। मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ ज्यादा गेम्स होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि जिस भी कंट्री में ये ऑर्गेनाइज होता है उस कंट्री के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपना कंट्री स्पेसिफिक कुछ एडिशनल गेम्स डाल सकता है। जैसे मान लीजिए कि 2030 वाला इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो इंडिया का मन करेगा अगर, तो इंडिया खो खो जैसे गेम्स जो कि इंडिया में ट्रेडिशनली ही खेले जाते हैं उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेगा। तो ये जिस कंट्री में ऑर्गेनाइज हो रहा है उसके पास ये पूरा ऑप्शन होता है कि वो अपने इंडिजिनस गेम्स को भी इसमें डाल सकता है। इसलिए इसमें ओलंपिक से जनरली थोड़े से ज्यादा गेम होते हैं। तो अब अगली चीज तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही की थी कि 2030 में जो होने वाला है
वो कहाँ पे होगा? वो इंडिया में होगा। और 2022 का कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। 2026 का कहाँ पे होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। एक्चुअली 22 वाला ऑस्ट्रेलिया में होना था, पर ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के नाते, इसलिए बर्मिंघम में हो गया था। तो फिर अब जो अगली चीज आती है वो हमारे पास आती है कि एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, एक सर्वे निकला है। ये एक रिपोर्ट है जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने निकाली है। किसने निकाली है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। इससे रिलेटेड यूपीएससी ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर पानी का जो इशू है वो हमारे हेल्थ के लिए, फार्मिंग के लिए और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए डायरेक्टली लिंक्ड होता है इन चीज़ों से। तो यूपीएससी के लिए फिर ये रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट। इसके जो डेटा है वो आप मेंस में आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। तो रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा टेक अवे था वो क्या था? कि जो इंडिया का 71.7% ग्राउंड वाटर सैंपल है इंडिया में सेफ है। बीआईएस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग 71.7% ग्राउंड सैंपल्स इंडिया में सेफ हैं। ठीक। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो 28%, 28.3% अगर एक्चुअल फिगर देखें तो सैंपल्स है, उसमें एक या एक से ज्यादा कंटेमिनेंट की अपर लिमिट से ज्यादा है। ठीक। जो 28% ग्राउंड वाटर है उसमें एक या एक से ज्यादा कंटेमिनेंट्स अपनी जो अपर परमिसिबल लिमिट होती है उससे ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब कि 28% ग्राउंड वाटर सेफ नहीं है और 71% ग्राउंड वाटर सेफ है बीआईएस की रैंकिंग के हिसाब से। फिर अब पहली चीज क्या आती है? सबसे बड़ा पोल्यूटेंट क्या है? सबसे बड़ा पोल्यूटेंट है नाइट्रेट कंटेमिनेशन। अगर आपसे ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए कि इंडिया के ग्राउंड वाटर में सबसे ज्यादा कौन सी चीज पोल्यूट करती है, तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज पोल्यूट कर रही है हमें? वो है नाइट्रेट कंटेमिनेशन। जो 20% ग्राउंड वाटर सैंपल्स हैं उसमें नाइट्रेट लिमिट अपनी अपर लिमिट से ज्यादा है। 20% ग्राउंड वाटर सैंपल्स में। अब ये होता क्यों है? ये फर्टिलाइजर की ज्यादा वजह से होता है कि फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा हम लोग फार्मिंग में यूज कर रहे हैं। घर का सीवेज होता है वो अच्छे से यूज डिस्पोज नहीं हो रहा है। फिर एनिमल वेस्ट है। ये सब धीरे धीरे सॉइल के थ्रू ग्राउंड वाटर में सीप हो जाते हैं। फिर नाइट्रेट करता क्या है? नाइट्रेट करता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम एडल्ट्स में स्टमक रिस्क भी ये लेकर के आता है, प्लस ब्लू बेबी सिंड्रोम तो ये करता ही है। फिर यूट्रोफिकेशन आपको पता होगा इकोसिस्टम में, मतलब जो भी वाटर बॉडीज हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा प्लांट्स की भरमार हो जाती है, जिससे वहां पे ऑक्सीजन की कमी पानी में होने लगती है, फिर मछलियां मरने लगती हैं। इस सारी चीजें होती हैं यूट्रोफिकेशन में। फिर जो अगली चीज अब आएगी वो है यूरेनियम कंटेमिनेशन। अब यूरेनियम कंटेमिनेशन ने यूरेनियम को एक एमर्जिंग पोल्यूटेंट बताया है। रिपोर्ट ने कहा है कि यूरेनियम इंडिया का एमर्जिंग पोल्यूटेंट है वाटर की। अगर हम बात करें तो हम प्री मॉनसून सैंपल्स और पोस्ट मॉनसून सैंपल्स में देखेंगे तो प्री मॉनसून में यूरेनियम की कंटेमिनेशन 6.71% है और पोस्ट मॉनसून में 7.91% है। सबसे ज्यादा किस स्टेट में कंटेमिनेशन होगा यूरेनियम का? पंजाब में सबसे ज्यादा कंटेमिनेशन यूरेनियम का आपको मिल जाएगा। अब यूरेनियम क्या करता है? यूरेनियम तो वैसे हर चीज के लिए नुकसान ही करता है, पर हमारी किडनी को बहुत ज्यादा परेशान करेगा वो। किडनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इससे किडनी फेलियर, टॉक्सिसिटी, इन सारी चीजों में इशू आता है। फिर एरिड एरियाज में, जो एरिया सूखे हैं, वहां पे सैलिनिटी सबसे बड़ा इशू है। हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इस टाइप के एरियाज, गुजरात हो गया, यहाँ पे सैलिनिटी सबसे ज्यादा इशू है। 7.23% जगहों पे सैलिनिटी अपर लिमिट से ज्यादा है। मेन हॉटस्पॉट इसका क्या होगा? सिंपल है, हरियाणा होगा। अब क्यों होता है? तो एरिड एरियाज है तो वहां पे एवापोरेशन ज्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा। ठीक है, पुअर रिचार्ज होगा, पानी उड़ गया एक बार तो वापस नहीं, क्योंकि बारिश नहीं है। फिर ओवर एक्सट्रैक्शन तो होगा ही, क्योंकि वैसे ही पानी की कमी है, तो जितना भी पानी है उसे हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। फिर अगली जो चीज है वो है फ्लोराइड कंटेमिनेशन। अब 8% जगह पे हमें फ्लोराइड कंटेमिनेशन अपनी परमिसिबल लिमिट से ज्यादा मिला है। फ्लोराइड कंटेमिनेशन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इसकी लिमिट भी पता होनी चाहिए कि फ्लोराइड की लिमिट क्या है। तो 1.1 से 1.5 mg पर लीटर इसकी परमिसिबल लिमिट है, जिससे ज्यादा ये 8% जगहों पे पाया गया है। ये ज्यादातर जियोजेनिक यानी नेचुरल लॉक्स की वजह से होता है, मतलब नेचुरली ही हो रहा है ये। सबसे ज्यादा कंटेमिनेशन कहाँ पे है? राजस्थान में सबसे ज्यादा फ्लोराइड कंटेमिनेशन है। बहुत ज्यादा फ्लोराइड अगर किसी को कंज्यूम कर रहा है कोई, तो उसके साथ क्या दिक्कत है? उससे स्केलेटल फ्लोरोसिस होगा। स्केलेटल फ्लोरोसिस मतलब उसकी
सॉरी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत कमजोर हो जाएंगे, इस टाइप की चीजें होंगी। थोड़ा सा दांत के लिए, मतलब टीथ के लिए, टीथ की हेल्थ के लिए थोड़ा सा फ्लोराइड हमें चाहिए होता है, पर जरूरत से ज्यादा मिलने पे वो उन्हें खराब कर देगा। फिर आता है लेड। लेड मोस्ट डेंजरस हैवी मेटल है। क्यों है? क्योंकि ये आईक्यू और कॉग्निटिव एबिलिटी को कम कर देता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है, किडनी को अफेक्ट करता है, और ये कैर्सिनोजेनिक भी है। कैर्सिनोजेनिक है का क्या मतलब है कि ये कैंसर कॉज करता है। फिर अगली चीज जो है वो इरिगेशन क्वालिटी से रिलेटेड है। तो इरिगेशन क्वालिटी में एक छोटी सी अच्छी खबर है, क्योंकि फार्मिंग के लिए जो ग्राउंड वाटर है वो काफी सेफ है। 94% ग्राउंड वाटर सैंपल्स जो हमने देखे हैं वहाँ पे अच्छी कैटेगरी का ग्राउंड वाटर है, मतलब पानी वो इरिगेशन के लिए अच्छा है। फिर अब आते हैं जियोजेनिक मेटल्स। जियोजेनिक मेटल्स क्या होते हैं? कुछ कंटेमिनेंट्स नेचुरली रॉक से डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक, उन्हें ही हम कहते हैं जियोजेनिक मेटल्स। तो वो क्या है? जैसे आर्सेनिक है, ये गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में नेचुरली मिलता है पानी में। मैंगनीज है, वो आसाम, यूपी, उड़ीसा जैसे एरियाज में नेचुरली आपको पानी में मिलेगा। हम्म। तो ये था जियोजेनिक मेटल से रिलेटेड। अब जो अगली चीज है वो है कि ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड क्या है? ठीक, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से रिलेटेड अगर हम देखें तो यूपीएससी एक बार इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसे इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1970 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका फरीदाबाद, हरियाणा में है। तो मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है इस केस में? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के केस में के अंदर ये आता है। इसके फंक्शन क्या है? मॉनिटर करेगा ग्राउंड वाटर को, सर्वे करेगा, एक्सप्लोर करेगा, एक्विफर मैपिंग करेगा, मतलब जो अंडर वाटर ग्राउंड वाटर के बड़े रिसोर्सेज होते हैं उन्हें एक्विफर कहते हैं, उन्हें ये मैप करेगा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। ग्राउंड वाटर इस रिसोर्स का एस्टिमेशन करेगा, कहाँ पे कितना पानी है, कितना सेफ है, वाटर लिमिट क्या है, वाटर टेबल क्या है, स्टेट्स को गाइडेंस भी देता है। ठीक, ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के तौर पे भी फंक्शन करता है, जिसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया था। ये क्या करता है? रेगुलेट एंड कंट्रोल ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट फॉर इंडस्ट्रीज। ठीक, एनओसी फॉर इंडस्ट्री, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर इंडस्ट्रीज। अगर कोई इंडस्ट्री काम कर रही है कहीं पे जिसकी वजह से ऐसा केस है कि वो ग्राउंड वाटर को पल्यूट कर रही है, तो ये इंडस्ट्रीज को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है। इसका मतलब है कि ये इंडस्ट्री को ग्राउंड वाटर पल्यूट नहीं किया जाएगा, मतलब ये इंडस्ट्री ग्राउंड वाटर को पल्यूट नहीं करेगी। इस चीज का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसका इंडस्ट्री को दिया जाता है कि ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस इंडस्ट्री से। तो ये था ग्राउंड वाटर बोर्ड से रिलेटेड। अब जो अगला टॉपिक आता है वो हमारा है पीएम 1.0। पीएम 1.0 का मतलब है पर्टिकुलेट मैटर 1.0। अब इसके बारे में हम जाने इससे पहले हम देखते हैं कि ये है क्या, मतलब पोल्यूटेंट है ये तो आप सभी जान गए। तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत किसे देगा? जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उन्हें पता होगा कि पर्टिकुलेट मैटर टू 1.0 की वजह से जो इश्यूज हो रहे हैं एक्चुअली दिल्ली में नहीं, ये हर जगह ही हो रहा है। इसका मतलब है कि पर्टिकुलेट जो माइक्रोमीटर होता है ना उससे भी ज्यादा ये छोटा है। मतलब एक माइक्रोन से स्मॉलर पार्टिकल्स, एक माइक्रोन से भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं ये। इतने छोटे हैं कि हमारे हेयर से भी 70 टाइम्स छोटे हैं ये। हमारे सर के जो बाल है ना उससे भी 70 गुना ज्यादा छोटे हैं ये। तो ये पार्टिकल नेकेड आईज में तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। ठीक, अब इंडिया के पास इसको रेगुलेट करने का कोई मीजर नहीं है, मतलब हम इसे ना ही मॉनिटर करते हैं और ना ही रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करने का मतलब कि हमारे पास अपर लिमिट नहीं है कोई, क्योंकि हमने कभी इसे मॉनिटर ही नहीं किया। और इंडिया ही क्या, ये डब्ल्यूएचओ भी इसे मॉनिटर नहीं और मीजर दोनों नहीं करता है। तो इंडिया तो कहाँ ही करेगा अगर डब्ल्यूएचओ नहीं देख रहा है तो। ठीक, अब इसे कहते हैं कि ये पीएम 2.5 से ज्यादा डेडलियर है। उससे ज्यादा छोटा है तो उससे ज्यादा डेडलियर भी होगा। उससे ज्यादा डेडलियर क्यों होगा? क्योंकि जैसे PM10 है उसे हमारे नेजल हेयर ब्लॉक कर देते हैं। ठीक, PM 2.0 2.5 हमारे लंग्स तक जा सकता है, लेकिन PM 1.0 हमारे लंग्स को भी पेनिट्रेट कर सकता है। एल्वियोली जो लंग्स की एक्सट्रीम एंड होती है वहां तक जा सकता है। फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में जा सकता है अगर एल्वियोली में चला गया तो। और कुछ केसेस में तो हमारी स्किन
भी पेनिट्रेट कर देगा। एक्चुअली ये स्किन होगी, स्क्रीन नहीं होगी, ठीक है, ये स्किन होगी। तो हमारी स्किन भी पेनिट्रेट कर सकता है ये कुछ केसेस में, इसलिए ये ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक। अब इतना ज़्यादा हार्मफुल है अगर, तो इसे रेगुलेट करने का मीजर तो होना ही चाहिए। तो इसलिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे, काफ़ी साइंटिस्टों ने पेपर्स लिखे थे कि गवर्नमेंट इसके लिए करके ध्यान दे। अब ये आता कहाँ से है? सोर्स तो सेम ही होंगे, वेहिकुलर एमिशन होगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल एमिशन होगा, बायोमास बर्निंग होगी, इन्हीं सारी जगहों से आएगा। और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट इसके बारे में ये है कि ये हवा में इजिली डिस्पर्स नहीं होता, ये हवा में सस्पेंडेड रहता है, इसीलिए इंजेक्शन का खतरा और ज्यादा बना रहता है इसके केस में। तो ये थी कुछ PM 1.0 से रिलेटेड बातें। अब अगली चीज है वो है UN पीस बिल्डिंग आर्किटेक्चर। अब ये क्या है? ये एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो कि UN ने बनाया था 2005 में। क्यों बनाया था? ताकि ये कंट्रीज को असिस्ट कर सके कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आने में। जैसे जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो एक्चुअली ये उन्हीं के लिए बना था ताकि ये उनको उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने में हेल्प कर सके। पीस बिल्डिंग मिशन आपने सुना ही होगा, तो ये उसी से रिलेटेड है। अब इसमें है क्या? पीस बिल्डिंग कमीशन बनाई जाएगी, ठीक है। वो क्या करेगी? वो एक इंटर गवर्नमेंट एडवाइजरी बॉडी होगी, पीस एफर्ट्स को सपोर्ट करेगी। इस्टेब्लिश कौन करेगा? UNGA और UNSC मिल करके इसको इस्टेब्लिश करेंगे। 31 मेंबर्स होंगे इसके अंदर, 31 मेंबर्स इसके अंदर होंगे, ठीक। जो कि कहाँ से लिए जाएंगे ये 31 मेंबर जो इसके अंदर हैं? वो UNGA से लिए जाएंगे, UNSC से लिए जाएंगे और UN इकोसॉक से लिए जाएंगे ये मेंबर्स। फिर पीस बिल्डिंग एक फंड है, एक पीस बिल्डिंग फंड बनाया जाएगा, ठीक। फिर पीस बिल्डिंग सपोर्ट ऑफिसर है, ऑफिस है। ये क्या करेगा? ये जो फंड बनाया गया ना, इसी फंड को ये मैनेज करेगा। अगर कहीं पीस बिल्डिंग करनी भी है तो हमें पैसे चाहिए, उसके लिए ये फंड बनाया गया। अब इस फंड को भी मैनेज कोई करना चाहिए, तो इस फंड को कौन मैनेज करेगा? पीस बिल्डिंग सपोर्ट ऑफिस, ठीक। फिर अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो क्या है? वो 2025 रिव्यू ऑफ पीस बिल्डिंग आर्किटेक्चर, एक रिव्यू किया गया। फिर उसमें बोला गया कि हमें एक रेजोल्यूशन अपनाना है, दो रेजोल्यूशन एक्चुअली अपनाने हैं। पहला कि इम्प्लीमेंटेशन फोकस, हमें जो भी चीजें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस पे ध्यान देना चाहिए कि वो इफेक्टिव है या नहीं। हम कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज में अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर रहे हैं, तो वो फोर्सेस उन एरियाज को, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर पा रही हैं या नहीं। बस डिप्लॉय तो नहीं करते रह जा रहे हैं हम, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, ठीक। ये मतलब था। फिर स्ट्रेंथनिंग आर्किटेक्चर, इसका क्या मतलब है? कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन अक्रॉस स्पेस बिल्डिंग पिलर्स, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी आज से रिलेटेड करंट अफेयर। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, जो कि हर दिन करंट अफेयर की PDF पड़ेगी और प्लस मंथली PDF आपको भी मिल जाया करेगी। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।